दोस्तों हाल ही में वापस से ज्ञानवापी मुद्दा गरमाया हुआ है क्योंकि मस्जिद में मिले तथाकथित शिवलिंग या फव्वारे की कार्बन डेटिंग की मंजूरी कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी मुद्दे से जुड़ी जानकारियां देने वाले हैं कि कैसे कार्बन डेटिंग की जाती है। इस पूरे प्रोसेस से कैसे पता चलेगा कि ये शिवलिंग है या फव्वारा। कार्बन डेटिंग क्या होता है, ज्ञानवापी मामला आखिर क्या है और दोनों पक्ष की दलीलें क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो, बस अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बता देंगे इस पूरे ज्ञानवापी मामले में मिली वस्तु को हिंदू पिटिशनर्स की ओर से शिवलिंग होने का दावा किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये वस्तु फव्वारे का हिस्सा थी जिसमें वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें 16 मई 2022 को मस्जिद परिसर से मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया गया था। फिलहाल कार्बन डेटिंग है क्या? दोस्तों मान लीजिए कोई पुरातात्विक खोज की जाती है या वर्षों पुरानी कोई मूर्ति मिल जाती है तो कैसे पता चलेगा कि वह कितनी पुरानी है? कार्बन डेटिंग वो विधि है जिसकी सहायता से उस वस्तु की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। जी हाँ, कार्बन डेटिंग से उम्र की गणना की जाती है। इसे एब्सोल्यूट डेटिंग भी कहा जाता है। इसको लेकर भी कई सवाल हैं। कई बार ये इससे भी सही उम्र का अंदाजा नहीं लग पाता। हालांकि इसकी सहायता से वर्ष की सीमा का पता जरूर लगाया जा सकता है। इसकी परिभाषा पर आए तो कार्बन डेटिंग एक ऐसा तरीका है दोस्तों जो कार्बन बेस्ड चीजें यानी कि कार्बनिक पदार्थों की एस्टिमेटेड एज के बारे में बताती है। कार्बन डेटिंग से लकड़ी, मिट्टी की चीजें, कई तरह की चट्टानों वगैरह की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। कार्बन डेटिंग का तरीका इस मैटर ऑफ फैक्ट पर बेस्ड है कि सभी जीवों और जीवों के अंश से बनी चीजों में कार्बन होता है। इसी कार्बन के बेस पर उस चीज की उम्र कैलकुलेट की जाती है। कार्बन डेटिंग मेथड में इस फैक्ट का इस्तेमाल होता है कि कार्बन का एक आइसोटॉप कार्बन 14 यानी C14 रेडियो एक्टिव होता है और इसकी मात्रा एक खास दर से घटती है। कार्बन डेटिंग कैसे होती है और इसमें कार्बन के आइसोटॉप्स का क्या रोल होता है? तो दोस्तों आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक, किसी एलिमेंट के आइसोटॉप्स वो एटम होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स की नंबर समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की नंबर अलग अलग होती है। इसका मतलब है कि ये केमिकली बहुत सिमिलर होते हैं। तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इसमें कार्बन 12 और कार्बन 13 कार्बन के स्टेबल आइसोटॉप्स हैं जबकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, मतलब कार्बन 14 अनस्टेबल होता है। आपको बता दें कि एनवायरनमेंट में कार्बन का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आइसोटॉप कार्बन 12 है जबकि कार्बन 14 बेहद ही कम मात्रा में होता है। वातावरण में कार्बन 12 से कार्बन 14 का रेशियो लगभग स्टेबल होता है। अब क्योंकि पेड़ पौधों और जानवरों को अपना कार्बन एटमॉस्फेयर से मिलता है तो वे कार्बन 12 और कार्बन 14 आइसोटॉप्स को लगभग उसी रेशियो में प्राप्त करते हैं जिस रेशियो में कार्बन की दोनों आइसोटॉपिक एनवायरनमेंट में अवेलेबल होते हैं। जब कोई जीव मरता है तब इनका एटमॉस्फेयर से कार्बन का आदान प्रदान भी बंद हो जाता है। इसलिए जब पौधे और जानवर मरते हैं दोस्तों तो उनमें मौजूदा कार्बन 12 से कार्बन 14 के रेशियो का बदलाव आने लगता है। इस बदलाव को मापने के बाद किसी जीव की एस्टिमेटेड एज का पता लगाया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कार्बन 12 स्टेबल होता है, इसकी मात्रा घटती नहीं है। वहीं कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है और इसकी मात्रा घटने लगती है। तो ऐसे में कार्बन 14 लगभग 5730 सालों में अपनी मात्रा का आधा रह जाता है। इसे हाफ लाइफ कहते हैं। अब जिस चीज की कार्बन डेटिंग की जाती है उसमें कार्बन एटम्स की संख्या और उसके आइसोटॉप्स का रेशियो निकाला जाता है। हालांकि कार्बन डेटिंग को कभी सर्कमस्टांसेस में लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे इससे किसी मेटल की उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता। किसी स्पेशल प्लेस पर एक चट्टान कितने समय से है ये कार्बन डेटिंग के इनडायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल करके डिटरमाइंड किया जा सकता है। अगर चट्टान के नीचे ऑर्गेनिक मैटर, डेड प्लांट्स या कीड़े फंसे हुए हैं तो वे इस बात का संकेत देते हैं कि वो चट्टान या कोई अन्य चीज उस जगह पर कब से है। कार्बन डेटिंग का इतिहास। दोस्तों कार्बन डेटिंग के मेथड की खोज 1949 में हुई थी। अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के विलियर्ड फ्रैंक लिबी और उनके साथियों ने इसका आविष्कार किया था। उनकी इस अचीवमेंट के लिए उन्हें 1960 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कार्बन डेटिंग की मदद से पहली बार लकड़ी की उम्र की पता की गई थी। कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। इसे एब्सोल्यूट डेटिंग भी कहा जाता है। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमानित उम्र ही बता सकता है। सटीकता पर आज भी विवाद होते आए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक रेडियो कार्बन जितनी तेजी से खत्म होते हैं उससे करीब 28% तेजी से ये बनता है। इससे संतुलन की स्थिति को हासिल करना बहुत मुश्किल है। भारत में पहली रेडियो कार्बन डेटिंग लैब 1960 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR में स्थापित की गई थी। इसके बाद लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और हाल ही में मुंबई विश्वविद्यालय में नेशनल लेवल की लैब शुरू की गई है। अब हाल ही में जो ज्ञानवापी में कार्बन डेटिंग का मामला चल रहा है उसकी जांच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम करेगी। तो दोस्तों ये थी कार्बन डेटिंग की जानकारी। आइए अब आपको ले चलते हैं इस ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के केस की हिस्ट्री की तरफ। दोस्तों ये कोई पहला मामला नहीं है जब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हुआ है।
साल 1991 में वाराणसी की एक अदालत में याचिका दायर हुई थी। इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद निर्माण के बारे में एक दावा किया गया था। दावा यह था कि औरंगजेब के आदेश पर 16वीं शताब्दी में उनके शासनकाल के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त करके ये मस्जिद बनाई गई थी। पिटिशनर्स और स्थानीय पुजारियों ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी थी। अब आइए जानते हैं कि इस विवाद को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर आदि इसमें शामिल हैं। मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने बाद सितंबर 1991 में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बना दिया था। ये कानून कहता है दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता भी है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। 12 मई 2022 को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कमिश्नर को बदलने की मांग खारिज कर दी और 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करवाकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जहां ताले लगे हैं वहां ताला तोड़वा दिया जाए। अगर कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन सर्वे का काम हर हालात में पूरा होना चाहिए। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने से इनकार करते हुए कहा था कि हम बिना कागजात देखे आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। अब मामले में 17 मई को सुनवाई होगी। 14 मई से ज्ञानवापी का सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ है। सभी बंद कमरों से लेकर कुएं तक की पूरे प्रक्रिया की वीडियो और फोटोग्राफी भी हुई है। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ है। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि कुएं से बाबा मिल गए हैं। इसके अलावा हिंदू स्थल होने के कई साक्ष्य मिले हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सर्वे के दौरान कुछ नहीं मिला। मौजूदा समय ज्ञानवापी मस्जिद में प्रशासन ने केवल कुछ ही लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दे रखी है। ये वो लोग हैं जो हमेशा से यहाँ नमाज पढ़ते आए हैं। इन लोगों के अलावा यहाँ किसी को भी नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। वहीं मस्जिद से सटे काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ भी किया था। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा आने लगी है। ऐसे में देखना यह है दोस्तों कि किस पक्ष की तरफ फैसला आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।